हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपकी अपने YouTube चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं और अभी तक आपने बाकी के 2 लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक के बाद परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिसे सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को खेल वाली गतिविधियों के द्वारा वस्तुओं, रंगों, वृक्षों और जानवरों आदि चीज़ों का वर्गीकरण करने का मौका देना चाहिए। मतलब यह है कि आप बच्चों से ऐसी गतिविधियां कराएं खेल खेल में जिसमें वह चीज़ों का वर्गीकरण कर लें। जैसे आप बच्चों को कई कलर की रंगीन गोलियां दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक एक रंग की गोलियों को छांट के इकट्ठा करिए, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस कलर की पट्टी है उस कलर के कार को वहाँ पे आपको ले जाके रखना है। ऐसी खिलौनों वाली भी गतिविधियां आप करा सकते हैं। देखिए, बच्ची सेम वही गतिविधि कर रही है, जिस कलर की पट्टी उस कलर के जो है खिलौनों को वहाँ पे वो रख रही है। साथ में आप इस तरह की भी गतिविधियां करा सकते हैं कि छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं और जिस कलर की गोली है और जितने गोले हैं उतने गोलियां उस गोलों में भरना है। और एक और गतिविधि आपके सामने है जहाँ पे आप साइज को मैच कराना है। तो इस तरह की गतिविधियां आप अपने कक्षा में बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं, क्योंकि इन प्रकार की गतिविधियों को करने से बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है। और साथ ही आप बच्चों को उनके अगल बगल के परिवेश से जानकारी इकट्ठी करने को कहें। इससे बच्चों को अपने परिवेश को ज़्यादा नज़दीक से समझेंगे और वहाँ से भी सीखेंगे। एज ए टीचर आप बच्चों से यह कह सकते हैं कि उनके लोकल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें। मान लीजिए उनके लोकल इन्वायरमेंट एक कोई पुरानी इमारत है, तो बच्चे जाके वहाँ पे पता करें कि इमारत कितनी पुरानी है, इसको कौन बनवाया था, यहाँ पे कितने लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं। या फिर वह वहाँ उनके जो माहौल में छोटे छोटे वृक्ष हैं उनमें फल कब लगते हैं, उनमें फूल कब आते हैं, ये सब सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इससे उनको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। बच्चों को प्रकृति का अवलोकन सक्रिय सहभागिता के द्वारा करने का मौका देना चाहिए, न कि सिर्फ क्लास में बैठाए रहें। इसके लिए आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जा सकते हैं और वहाँ पे पेड़ों की आप पत्तियों तोड़ सकते हैं और फिर बच्चों को दिखाएं सभी पत्तियों को कि बताइए इनमें से कौन सी पत्ती किस पेड़ की है। इससे बच्चे सक्रिय रूप से एक्टिवली प्रकृति को ऑब्जर्व करेंगे और उसको बताएंगे कि कौन सी पत्ती किस पेड़ की है। इससे उनको पेड़ों को नज़दीक से जानने के बारे में उत्सुकता बढ़ेगी। साथ में ही आप बच्चों को ग्रुप में कार्य करने का मौका दें। इससे वह विविधता यानी डाइवर्सिटी के बारे में सीखेंगे और इसका सम्मान करेंगे। यदि बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं तो एक दूसरे का मदद करेंगे और एक दूसरे को अगर मदद करेंगे तो उनके प्रति सम्मान की भावना भी उनके अंदर आएगी। जैसे आप अपने इंडिया की क्रिकेट टीम ले लीजिए, वहाँ पे कोई अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं खेलता है, वहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने की ही वजह से टीम को आगे ले जा पाते हैं। तो जब बच्चे ग्रुप में टीम वर्क करेंगे तो वहाँ से एक दूसरे को हेल्प करेंगे और वो विविधता में एकता की भावना को समझेंगे। साथ ही शिक्षक बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब शिक्षक को बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए वह पहले
बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं, जिससे बच्चों को कहानियाँ पढ़ने में रुचि आ जाए। और जब एक बार बच्चों को इंटरेस्ट आ जाएगा कहानियाँ पढ़ने के लिए, तो ऑटोमेटिक वो कहानियाँ पढ़ने लगेंगे। और साथ ही आप बच्चों को कला एवं शिल्प यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में सक्रिय सहभागिता करवाते हुए उनकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। टीचर को यह करना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनसे ड्राइंग बनवावे, कला की चीज़ें बनवावे, क्राफ्ट्स की चीज़ें बनवावे, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एकदम सक्रिय रूप से सहभाग करते हैं। और जब बच्चे कलात्मक चीज़ों को बनाएंगे, क्राफ्ट वाली शिल्प वाली चीज़ों को बनाएंगे, तो उससे उनके अंदर रचनात्मकता का विकास होगा। क्योंकि रचनात्मकता का अर्थ है कि नई नई चीज़ों को बनाना, नई नई चीज़ों को आप ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे। तो बच्चे जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ नया करेंगे, उसी तरह शिल्प में भी कुछ ना कुछ नया, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आप बच्चों को यह काम दिया जा सकता है कि किसी की ड्राइंग, किसी चीज़ की ड्राइंग बनाओ और उसे खुद से अवलोकित करो। मतलब कि आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ की ड्राइंग बनाइए और उसको खुद से अवलोकित करिए, ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पे इसमें कितनी क्या अच्छाई है, कहाँ पे क्या कमी रह गई है, ताकि अगली बार जब बच्चे उस चीज़ को बनाएं तो उसको और बेहतर बनाएं। साथ ही आप एक बच्चे की कॉपी उसके साथी से चेक करवा सकते हैं। जब उसकी ड्राइंग को उसका साथी, उसका फ्रेंड चेक करेगा, तो इसी को हम पीयर असेसमेंट कहते हैं। और बच्चों को कहानियाँ और कविताओं को सश्वर पढ़ने का मौका दें, लेकिन रटवाएं नहीं। आप बच्चों को कविताओं और कहानियों को बोल कर पढ़ने का मौका दें, लेकिन रटवाना नहीं, ये चीज़ ध्यान रहे। जब बच्चे कविता और कहानी को सश्वर बोल के पढ़ेंगे तो उनसे जो उनका मौखिक कौशल है उसका विकास होगा। और उनका जब मौखिक कौशल का विकास होगा तो चीज़ों का उच्चारण, जो स्वर व्यंजन हैं, उनका उच्चारण अच्छे से करेगा। तो इसीलिए आप बच्चों को कहानियों और कविताओं को आनंद लेते हुए बिना रटे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक क्लास 5th टीचर टेक्स एन एल्युमिनियम फॉयल। मतलब एक कक्षा 5 का शिक्षक है और एक एल्युमिनियम की पन्नी लेता है और इसे पानी में डालती हैं और दिखाती हैं कि यह तैरता है। वह फिर टुकड़े करती हैं और पन्नी को कसकर निचोड़ती हैं। मतलब वो जो एल्युमिनियम की फॉइल थी, पन्नी थी, उसको फिर जो है वो क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं और उसको खूब कस के मरोड़ती हैं और उसके बाद उसको निचोड़ देती हैं और उसके बाद गोला एकदम बन जाता है। निचोड़ने के बाद उसको ऐसे गोले की तरीके में बना लेती हैं और फिर इसे पानी में डालती हैं और फिर छात्रों को दिखाती हैं कि यह डूब गया। मतलब जब पन्नी एकदम वैसे नॉर्मल थी तब नहीं डूबी, लेकिन जब उसको निचोड़ के ऐसे गोलाकार बना दिया गया तो फिर उसको पानी में डाली, वह डूब गई। वह फिर छात्रों को सोचने के लिए कहती हैं और कारण बताती हैं कि उन्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग किया जाएगा। मतलब फिर वो छात्रों को दिखाती हैं और छात्रों से कहती हैं कि अब आप लोग कारण बताइए, कारण ढूंढिए कि ऐसा आखिर हुआ तो क्या हुआ। तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करने में कौन से जो है अपने प्रोसेस स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या वो वर्गीकृत करने के जो है प्रोसेस स्किल्स से इसका आंसर देंगे, या अवलोकन क्षमता से जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे, या मापन के द्वारा इसका उत्तर देंगे, या परिकल्पना के द्वारा। तो देखिए,
टीचर जो भी कर रही है, जो भी एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाई हैं, उसमें बच्चे ने उस चीज़ को देखा है। मतलब बच्चा वो सारी चीज़ों को देख रहा था और उसके बाद उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, उनका अवलोकन कर रहा था। अवलोकन करने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे अवलोकन करना यानी ऑब्जर्विंग प्रोसेस स्किल्स का इस्तेमाल हुआ है। तो इस आंसर के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जब बच्चे किसी चीज़ को देखकर उसको जो है अवलोकित करके उत्तर देते हैं, उसी को अवलोकन करना कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, मतलब स्कूल में किसान, बच्चों के दादा दादी, डॉक्टर को बुलाया जा सकता है। उनको वास्तविक जीवन के अनुभव को साझा करने के लिए कहें। ठीक है, मतलब आप स्कूल में किसी किसान को बुला सकते हैं, या फिर बच्चों के दादा दादी को बुला सकते हैं, या फिर डॉक्टर को बुला सकते हैं और उनसे उनके वास्तविक जीवन को साझा करने के लिए कहें। ठीक है, इससे ये होगा कि बच्चों के अंदर एक अलग ही लेवल की उत्सुकता जागृत होगी। जैसे आप अगर किसी किसान को बुलाते हैं तो उसको वो अपने जो है निजी जीवन के बारे में बता सकता है कि वो अपने घर पे कैसे जो है अपने खेतों में काम करता है। जैसे वो ये बता सकता है कि वो धान कैसे लगाता है, खेतों में जो है खाद को कैसे बोता है, वृक्षों को कैसे लगाता है, खेतों की जुताई के बारे में वो बता सकता है, फलों के बारे में बता सकता है। ये सारी चीज़ें एक किसान को अगर आप स्कूल में बुलाते हैं तो अपने वास्तविक अनुभवों को इन सब के बारे में साझा कर सकता है। वहीं बच्चों के दादा दादी अपने पुराने समय के बारे में बच्चों को बता सकते हैं कि पुराने समय में क्या कैसे होता था, उनका जीवन और रहने का स्तर कैसा था, उनके टाइम पे किस तरह के सिक्के चलते थे, किस तरह के जो है पैसे चलते थे। ये सारी चीज़ें बच्चों के दादा दादी उनको बता सकते हैं। साथ में आप स्कूल में किसी डॉक्टर को इनवाइट कर सकते हैं और बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई अगर डॉक्टर आ रहा है तो मलेरिया क्या होती है, इससे आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, आप मच्छरों से बचाव कैसे करें, घर के अगल बगल जो है गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। ये सब सारी चीज़ें एक डॉक्टर को बुला सकते हैं और अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों के द्वारा इन सब से बचाव के लिए सारी चीज़ों को बच्चों को जागरूक कर सकता है। तो ये सब हमारे कम्युनिटी के रिसोर्स हैं, हमारे समुदाय के संसाधन हैं। इनको स्कूल में बुलाया जाना चाहिए ताकि बच्चे इन सब चीज़ों से भी सीखें। और आप बच्चों को एक पौधे के साथ दोस्ती करने को कहें और वे उस पौधे में रोज पानी डालें, उसकी देखभाल करें। इससे उन बच्चों में वातावरण के प्रति संवेदनशीलता आएगी और वे वातावरण का ख्याल रखेंगे। आप बच्चों को यह कह सकते हैं कि आप एक वृक्ष के साथ दोस्ती कर लीजिए। ठीक है, और दोस्ती अगर आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त का हमेशा ख्याल रखते हैं। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की हमेशा आप पूर्ति करते हैं, साथ ही हमेशा उसका साथ देते हैं। तो हर चीज़ अगर आप ये सब करेंगे तो आपको अपने दोस्त से काफ़ी लगाव हो जाता है और उससे काफ़ी उसके प्रति आप संवेदनशील रहते हैं। तो उसी तरह आप बच्चों से कहिए कि आप एक वृक्ष लगाओ। ठीक है, आप एक वृक्ष लगाओ। अब वृक्ष लगाने के बाद रोज उसमें पानी डालो। जब आप जैसे देखिए, जो बच्चा जिस वृक्ष को लगाएगा और उसमें डेली पानी डालेगा तो रोज कहीं ना कहीं देखेगा कि उसका वृक्ष अभी कितना बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी पत्तियां सही हैं, कहीं मुरझा तो नहीं रही हैं। सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा, क्योंकि जिस तरह एक माता अपने बच्चे को पैदा होने के बाद डेली उसका ख्याल रखती है, धीरे धीरे बड़ा होते देख खुश होती है, उसी तरह जो व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है और उसको पानी डालता है, उसका ख्याल रखता है, उसी तरह वो व्यक्ति भी अपने वृक्ष को बड़ा होते देख उसको बहुत ही खुशी महसूस होती है और पर्यावरण के प्रति उसका एक अलग ही लेवल का लगाव रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति वृक्ष को लगाता है
वो कभी वृक्ष को काटने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी। तो इसीलिए आप बच्चों को वृक्ष को लगाने को कहें, साथ में वृक्ष से दोस्ती करने को कहें, उसमें पानी डालने को कहें और बच्चों को वृक्ष की देखभाल करने को कहें। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, महेश एक क्लास 4th टीचर, मतलब महेश एक कक्षा 4 का शिक्षक है, ठीक, और वे पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की योजना बना रहा है। मतलब महेश एक कक्षा 4 के टीचर हैं और पेड़ों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने की योजना बना रहे हैं। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो बच्चों को पेड़ों के लिए संवेदनशील बनाने के लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में से चुनिए कि इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, जो बच्चों को पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाएगी। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने और पोषण के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर बी है, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी है, समूह चर्चा के लिए छात्रों को टीम बनाना। और ऑप्शन नंबर डी है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो अगर आपको बच्चों को पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाना है, तो बच्चे अगर डिबेट कर रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं पेड़ों के ऊपर, तो इनसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप न्यूज़ चैनलों पे ही देख लीजिए, डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट किए पड़े हैं, होना जाना कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। या फिर आप समूह चर्चा के लिए छात्रों की टीम बनाना, फिर से आप वही जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए टीम बना दे रहे हैं, और ग्रुप डिस्कशन होने से आप पेड़ों के प्रति उतना संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। पोस्टर प्रतियोगिता में ऑप्शन नंबर बी है, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। पोस्टर लगाने से कोई पेड़ों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने और पोषण के लिए प्रेरित करे। तो जी हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आप प्रत्येक छात्र को एक पेड़ से दोस्ती करने को कहें, उसको अपनाने को कहें और साथ में उसकी देखभाल करने को कहें। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।